हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं लोकेश कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय लोकेश सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम शुरू करने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स। यानी कि अब नए सेशन में हम नए तरीके से आपको इंट्रोड्यूस कराने चाहते हैं कि किस तरीके से हम जो क्लास 12th है उसके सिलेबस को हम कैसे पढ़ेंगे और क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। तो हम पहले टॉपिक को बिना देरी किए पहले टॉपिक को हम लेते हैं, और जिस पहले टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि यह टॉपिक है जो हमारा 11th क्लास से बिल्कुल डिफरेंट है। 11th क्लास से क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें 11th क्लास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो 11वीं क्लास में जो हम पढ़ के आए हैं उस सब का हमें यहाँ पर क्या होना है? यूज होना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पर पहला ही पॉइंट आता है, यहाँ पर हमारे पास आता है विद्युत आवेश। यानी कि इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या बनता है मेरे प्यारे दोस्तों? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये हमारे पास में टॉपिक का नाम है। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या है? अब इस चार्ज को पढ़ने से पहले भी हमारे पास में एक वर्ड और होता है जिसका नाम है स्थिर विद्युत की। क्या होता है प्यारे दोस्तों? स्थिर विद्युत की। क्या होता है? विद्युत की। ये स्थिर विद्युत की क्या होता है? तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। स्थिर, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस इंग्लिश में इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इसी के अंदर ही हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्ड है यहाँ पर, इलेक्ट्रो और स्टैटिक दो वर्डों से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? इलेक्ट्रो और दूसरा है हमारे पास में स्टैटिक्स वर्ड। देखिए इन दोनों वर्डों से मिलके बना है। हिंदी में यदि बात करें तो यहाँ पर दो वर्ड है हमारे पास में। एक का मीनिंग होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर। स्थिर मतलब होता है रुका हुआ। क्या होता है? रुका हुआ। तो देखिए ये है रुका हुआ। विद्युत की मतलब होता है विद्युत। किसके बारे में बात करेंगे? विद्युत। यानी कि हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर प्यारे दोस्तों, जो पहला चैप्टर हमारा है इसके बारे में जो बात करेंगे वह स्थिर विद्युत के बारे में बात करेंगे। स्थिर विद्युत के में क्या होता है? विद्युत की मतलब होता है विद्युत, और विद्युत कहां से निकल के आया? ये जो वर्ड निकलेगा हमारे पास में आवेश। किससे निकलेगा? आवेश से निकलेगा। यहां पर इसी तरीके से जो इलेक्ट्रो वर्ड है ये भी किससे निकलेगा? हमारे पास में चार्ज। किससे निकलेगा? चार्ज से। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये चैप्टर है जो हमारा 12th क्लास का जो पहली बुक है हमारी एनसीईआरटी की, जो पहली किताब है, कंप्लीट 2 भागों में किताब हमारी डिवाइड है। तो पहली जो बुक है कंप्लीटली हमारे पास में इस चार्ज के बारे में ही इंट्रोड्यूस है। तो हम पहले इस पूरे चार्ज को आपको डिस्क्राइब कर देते हैं, बताते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से इसका हमें यूज करना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक मीन्स होता है एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों रुका हुआ। यानी कि हमें इसके अंदर किसकी स्टडी करनी है? चार्ज की करनी है। और वो भी कैसे चार्ज की करनी है? एट रेस्ट। यानी कि स्थिर आवेश के बारे में हमें क्या करनी है? स्टडी करनी है। यहाँ पर देखिए हमें किसके बारे में स्टडी करनी है? स्टडी अबाउट। क्या करना है? स्टडी अबाउट किसके बारे में करनी है? रुके हुए आवेश के बारे में करनी है हमें। यानी कि एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब है स्थिर आवेश, रुके हुए स्थिर आवेश के बारे में हमें क्या करनी है? स्टडी करनी है। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और इसकी परिभाषा देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर स्थिर आवेश क्या होता है? ये स्थिर विद्युत की क्या है? जो स्थिर विद्युत की है इसका परिभाषा देखिए क्या है। स्थिर विद्युत की क्या है? भौतिक विज्ञान की क्या है? ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा, ये भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए या जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश या आवेशों के
समूह का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट्स डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, यानी कि हमें किसका स्टडी करना है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या है कि आवेश कैसी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। स्थिर आवेश या आवेशों के समूह का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। स्थिर का मतलब रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम क्या कहलाएगा? वो हमारे पास स्थिर वैद्युतिकी। अब देखिए, स्थिर वैद्युतिकी में मान लो कि यह कोई आवेश, अभी आवेश के बारे में बताएंगे, तो यह आवेश मेरे प्यारे दोस्तों क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करता है, कौन कौन सी बातें हैं उन्हें रिप्रेजेंट करेगा? तो यह क्या करता है? एक विद्युत क्षेत्र बनाता है। क्या बनाता है? विद्युत क्षेत्र। यह विद्युत क्षेत्र बनाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग भी बनाएगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन सी स्थिति में कौन सा यह कार्य करेगा, उसी के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर यह आवेश स्थिर अवस्था में तो क्या बनाता है? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र जब बनाता है तो किस तरीके से बनेगा? तो हमें क्या करना है? उसी का अध्ययन करना है। इसी को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हमें स्थिर आवेश या आवेशों के समूह का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इसका जो यूज है, उपयोग है, वो कहाँ पर है? स्थिर आवेश का जो हम स्टडी करेंगे, इसका उपयोग कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो उपयोग है वो बताइए कहाँ पर है? तो इसका उपयोग हमारे पास में कहाँ होने वाला है? तो इसका जो उपयोग है प्रिंटर के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? प्रिंटर के अंदर। कंप्यूटर स्मृति में होगा, यानी कि स्मृति जो मेमोरी होती है उसके अंदर इसका क्या होने वाला है? उपयोग होने वाला है। फोटोस्टेट की जो मशीन है, फोटोस्टेट की जो मशीन है दोस्तों, उसके अंदर भी क्या होगा? इसका उपयोग होगा। फोटोस्टेट की मशीन है, उसके अंदर भी फोटोस्टेट की जो मशीन है उसके अंदर भी उसका उपयोग होगा। कंप्यूटर में होता है, प्रिंटर में स्मृति जो हम मेमोरी स्टोर करते हैं मोबाइल में, उसमें इसी का उपयोग होता है, और फोटोस्टेट की मशीन में भी इसका उपयोग होता है। अब देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर आवेश के बारे में, अभी आवेश को हम बाद में थोड़ा देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार देखते हैं कि आवेश का जब हम स्टडी करते हैं तो आवेश का स्टडी हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आवेश को हमने क्या करते हैं? 3 कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। आवेश को पढ़ रहे हैं, तो आवेश को जब पढ़ते हैं तो आवेश एट रेस्ट, किस में पढ़ते हैं? एट रेस्ट में। आवेश जब कैसा है? स्थिर अवस्था में। तो ये स्थिर आवेश के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आवेश गतिमान है, यानी कि आवेश क्या है? नियत वेग से क्या है? गतिशील है। नियत वेग से गतिशील है। और आवेश जब त्वरित है, जब त्वरित है, क्या है? त्वरित आवेश। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आवेश की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे तो हम आवेश क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एट कांस्टेंट वेलोसिटी, ये क्या बनेगा यहाँ पर? एट कांस्टेंट वेलोसिटी, और यहाँ पर एट एक्सेलरेशन। ओके दोस्तों, तो देखो स्थिर आवेश में क्या रिप्रेजेंट होता है? स्थिर आवेश में यह केवल और केवल क्या बनाता है? केवल विद्युत क्षेत्र रिप्रेजेंट करता है। क्या बनाता है? विद्युत क्षेत्र बनाता है। ये हमारे पास में स्थिर आवेश में क्या बनाएगा? विद्युत क्षेत्र भी पैदा करेगा, विद्युत क्षेत्र भी पैदा करेगा, और साथ में क्या बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। क्या बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और साथ में विद्युत चुंबकीय तरंग भी बनाएगा। क्या बनाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या बनाता है प्यारे दोस्तों? देखो
आवेश के बारे में स्टडी करते हैं। तो आवेश क्या है, एक अभी आवेश को बताएंगे। आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुणधर्म है जो क्या पैदा करता है, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, अभी बताने वाले हैं। लेकिन आवेश का हमें स्टडी करना है। यदि आवेश हमारा स्थिर है तो केवल और केवल वह विद्युत क्षेत्र बनाता है। आवेश प्यारे दोस्तों यदि कैसा है, यहाँ पर गतिशील आवेश है तो वह क्या बनाता है, नियत वेग से गतिशील है तो वह विद्युत क्षेत्र बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ रिप्रेजेंट करेगा। और यदि आवेश हमारा त्वरित है तो वह क्या करता है, विद्युत, अगर आवेश कैसा है, एक्सेलरेट हो रहा है तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगे पैदा करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब आवेश स्थिर है तो स्थिर आवेश की जब गणना की जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है स्थिर वैद्युतिकी। क्या कहा जाता है, स्थिर वैद्युतिकी। अब देखो आपको आ गया होगा समझ में कि आवेश कैसा है, स्थिर है तो स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अगर गतिमान आवेश हो गया तो यहाँ पर क्या बन जाती है, हमारे पास में विद्युत धारा बनती है। क्या बनती है, विद्युत धारा। और यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंगे बनती है जिनको क्या कहा जाता है, EM वेव। क्या कहा जाता है, EM वेव। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको अभी यहाँ तक केवल समझ में आया होगा कि आवेश क्या है, आवेश क्या क्या प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करता है। जब स्थिर आवेश होता है तो केवल विद्युत क्षेत्र, नियत वेग से गतिमान आवेश है तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाता है, और जब त्वरित आवेश है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय तरंगे तीनों बनाता है। तो हमारी पहली बुक में केवल हमें 12th क्लास के अंदर प्यारे दोस्तों केवल आपको 12th क्लास की जो फर्स्ट बुक है, 12वीं क्लास की जो पहली बुक है, फर्स्ट बुक है, उसमें केवल और केवल आपको इन्हीं का क्या करना है, अध्ययन करना है। तो आवेश के बारे में पहले कुछ 2 पार्ट, 1 और सेकंड पार्ट आवेश स्थिर रहने वाला है। 3, 4, 5 से आगे के जो चैप्टर हैं, 6 चैप्टर तक वो इसी के रिलेटेड रहेंगे। और नेक्स्ट जो 7वां पार्ट है हमारा EM वेव है। तो पहली बुक हमारा इसी आवेश के ऊपर कंप्लीट होने वाली है। तो लेट अस हम स्टार्ट करने वाले हैं कि आवेश क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अब हम पढ़ते हैं आवेश। तो ये हमारे पास में आवेश, आप हेडिंग डाल लीजिए कि आवेश क्या होता है, और लिखिए आवेश का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है, चार्ज। अब देखिए चार्ज क्या है। आवेश किसी भी पदार्थ का, मान लो ये एक पदार्थ है मेरे प्यारे दोस्तों, इस पदार्थ के पास क्या है, कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी के कारण ही उसे क्या कहा जाता है, आवेश। अब कैसे होती है प्रॉपर्टी, क्या होती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यदि ये हमारे पास में पेन है, इस पेन को हम थोड़ा सा रब करते हैं कपड़े से या किसी भी ऐसी चीज से जिसके कारण इसमें क्या हो जाता है, फ्रिक्शन होता है, और घर्षण के कारण इसके अंदर देखिए कुछ इस तरीके से छोटे छोटे स्मॉल पीस ऑफ पेपर को क्या कर लिया, इसने अट्रैक्ट कर लिया है। तो इस अट्रैक्शन को, छोटे छोटे स्मॉल पीस ऑफ पेपर को, कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का जो गुण होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वही क्या होता है, इस पदार्थ के ऊपर क्या आ गया है, आवेश आ गया है। ऐसा क्यों होता है, तो ये आवेश जो आने का कारण है, आवेश का मतलब है इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया है। और वह कैसे आ जाता है, आपने देखा होगा प्यारे दोस्तों, इसकी जब हम मोबाइल की स्क्रीन के सामने या कंप्यूटर या टेलीविजन के सामने जब हमारे स्क्रीन को लेके जाते हैं हाथ को, तो हाथ के बाल खड़े हो जाते हैं। कभी कभी हम कंघी करते हैं प्यारे दोस्तों, तो जब कंघी करते हैं तो कंघी के ऊपर भी क्या हो जाती है, गंदगी जमा हो जाती है। तो देखिए जब हम कंघी करते हैं इस तरीके से प्यारे दोस्तों, तो इस कंघी के ऊपर देखो धूल मिट्टी के कण जमा हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि बार बार हम कंघी करते हैं तो ये प्लास्टिक की कंघी हमारे बालों से घर्षित होती है, और घर्षित जब होती है प्यारे दोस्तों, तो इस घर्षण के कारण इसके ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इसी कारण से यह क्या करती है, गंदगी को आकर्षित करने लगती है। छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को, कागज के टुकड़ों को, धूल मिट्टी के कणों को आकर्षित करने लगती है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि घर्षण के कारण इसके ऊपर आवेश डेवलप हो जाता है, और आवेश के कारण ही क्या हो जाती है, यह वस्तु क्या कहलाती है, हमारी आवेशित कहलाती है। अब जो वस्तु है वो तो आवेशित वस्तु कहलाती है, और जिस वस्तु पे जो गुणधर्म आया, आकर्षण करने का गुण आता है, वह गुण क्या कहलाता, हमारा आवेश कहलाता है। तो पहले इसको बताते हैं, इसको लिखते हैं। तो देखिए आप भी लिखते चले, नोट करते चले प्यारे दोस्तों, इसको नोट करिए अच्छे से। तो देखो आवेश क्या है, आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुणधर्म है, क्या है, आवेश किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करता है? विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, या फिर किसी भी पदार्थ का वह गुण जो वह गुण करता है, वह गुण जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े या मिट्टी के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र पैदा करे, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों वह छोटे छोटे कागज के टुकड़े, धूल मिट्टी के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमने इसको हेयर बालों से रब किया, प्लास्टिक का है, इसको रब किया, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर के पास लेके गए, देखो अट्रैक्ट होते हैं। जब ये अट्रैक्ट होते हैं तो यह किसके कारण होता है? कौन सा गुण है? यह होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा गुण धर्म होता है? आवेश होता है। चलिए इसके अब देखो आवेश कैसे होता है, यह कितने प्रकार का होता है आवेश। प्यारे दोस्तों इसका जो हिस्ट्री है आवेश का, वह कैसे कहाँ से स्टार्ट होता है? लगभग 600 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। क्या होता है? ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 600 BC पूर्व क्या होता है? एक थेल्स नामक एक व्यक्ति था, जो कहाँ का था? मिटेलस का। ये क्लियर है? ये जो थेल्स नामक व्यक्ति था, इसको बाल्टिक सागर में एक एम्बर नामक पदार्थ मिला। कहाँ पर मिला? ये बाल्टिक सागर, ये बाल्टिक सागर है। इसमें पीले रंग का रेजिन पदार्थ था। ये कैसे था? पीले रंग का ये रेजिन पदार्थ था। जब इस पदार्थ को मेरे प्यारे दोस्तों रेशम के कपड़े से रगड़ने का मतलब है घर्षित किया, रब किया इसको, तो यह छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को, छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित किया, टुकड़ों को क्या किया? आकर्षित किया। इसी गुण को क्या कहा हमने? आवेश कहा। अब देखो एम्बर जो था, इसको ग्रीक भाषा में, किसमें मेरे प्यारे दोस्तों? ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहा। इलेक्ट्रम जो वर्ड है, इससे मेरे प्यारे दोस्तों बनी इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनी? इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत। क्या बना वर्ड? विद्युत। और यहीं से जब विद्युत बना ये वर्ड है इलेक्ट्रम, एम्बर को क्या कह दिया? इलेक्ट्रम। और इलेक्ट्रम जो वर्ड है वो किससे निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। किससे बनेगा? इलेक्ट्रॉन। किससे बनेगा प्यारे दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बना। और यह किसके द्वारा हो पाया था? ये कौन था? थेल्स नामक व्यक्ति था जिसने यह सब कुछ किया स्टार्टिंग। अब इसके मेरे प्यारे दोस्तों लगभग 1600 BC में गिलबर्ट आया, 1600 AD में ईस्वी में, और उसने भी क्या किया? एम्बर जैसे ही कुछ अन्य पदार्थों को लिया और उनको आपस में किसी, जैसे प्लास्टिक को किसके साथ में, प्लास्टिक का जो हमारे पास में कोई भी पदार्थ था उसको ऊन के साथ में क्या किया? रब किया। कांच की छड़ को किसके साथ में? ऊन के साथ रब किया। कैट स्किन के साथ एबोनॉइट को, कैट स्किन के साथ अलग अलग पदार्थों को अन्य पदार्थों के साथ क्या किया था? रब किया था। और रबिंग के दौरान उन पदार्थों पर भी समान रूप से आवेश उत्पन्न हो गया, यानी कि समान रूप से अन्य पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ गया था। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों आवेश कितने प्रकार का होता है? क्या आवेश कितने प्रकार का? आवेश के प्रकार,
तो आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। ये कैसे बना, कैसे पता लगाया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले कांच की एक क्या लिया था हमने? कांच की छड़ ली। एक कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ को हमने रेशम के साथ क्या किया? रब किया। तो इस पे एक प्रकार का आवेश आ गया। फिर हमने एक दूसरी कांच की छड़ ली और उसको भी क्या कर लिया हमने? रेशम के साथ रब किया। देखो कैसे किया हमने। मान लो हमने एक ये कांच की छड़ ले ली है और इस कांच की छड़ को रब करके हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है? लगा दिया। मान लो इस पे कैसा आवेश, एक दूसरी कांच की छड़ ली हमने और इसको भी यहाँ पे रब करके, रेशम के साथ रब करके यहाँ पे लगा दिया। अब जब लगा दिया तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह दोनों की दोनों छड़ एक दूसरे को क्या कर रही हैं? दूर भाग रही हैं। यह किसकी छड़ है? कांच की, गिलास की। यह भी किसकी है? गिलास है। दोनों को किससे? रेशम के साथ, याद रखना। अब हम एक दूसरी छड़ लेते हैं और दूसरी छड़ मेरे प्यारे दोस्तों हमने किसकी ले ली? ये वाली जो छड़ है हमने, यह किसकी ले ली? हमने एबोनॉइट की ले ली। और एबोनॉइट को कैट स्किन के साथ क्या किया है? हमने रब किया। अब देखो कैट स्किन जो थी उस पे भी क्या आ गया है? समान आवेश आ गया। तो समान आवेश आने से ये किसकी छड़ है? एबोनॉइट की। ये एबोनॉइट, ये भी एबोनॉइट की है। अब ये दोनों आपस में देखो, इस वाली छड़ को, गिलास वाली छड़ को मेरे प्यारे दोस्तों, मान लो गिलास की है, इसको हमने रेशम के साथ रब किया, हमने यहाँ पर होल्ड कर दिया। दूसरी हमने कांच के लिए, उसको रब किया, यहाँ कर दिया। दोनों कांच की छड़ें, समान छड़ें, याद रखना समान। तो समान छड़ें आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं? दूर भगा रही हैं। इसका मतलब ये क्या कर रही हैं? यहाँ से रिपेल, प्रतिकर्षित कर रही हैं। क्या कर रही हैं? प्रतिकर्षित। यानी कि ये यहाँ पर क्या हो रही है? रिपेल हो रही हैं। अब यहाँ पर देखो, फिर हमने एक एबोनॉइट की छड़ ली, उसको कैट स्किन के साथ रब किया, कर लिया हमने, उसको यहाँ होल्ड कर लिया, ये कुछ अलग धागा है। फिर दोबारा हमने एक एबोनॉइट की छड़ ली, उसको किसके साथ रब किया है? कैट स्किन यानी बिल्ली की खाल या समूर के साथ किया, उसको यहाँ। अब देखो दोनों एबोनॉइट की छड़ें और दोनों कैट स्किन के साथ हमने रब किया, दोनों पे समान आवेश आना चाहिए। समान आवेश आया, इसी कारण से दोनों को एक दूसरे को क्या कर रही है? दूर भगा रही हैं। ये क्या बनेगा? यहाँ पर प्रतिकर्षित होंगी। क्या होंगी? प्रतिकर्षित। यहाँ पर भी ये क्या बनेगी? रिपेल होंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ आया होगा कि दो समान आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? दूर भगा रहे हैं। और यहाँ पर भी दो समान आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? दूर भगा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात तो समझ में आ गई कि दो समान आवेशों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण, यानी कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर भगाते हैं, रिपेल करते हैं। चलिए, तो दूसरा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट ये है, इस बार हमने क्या किया है? एक छड़ कैसे ले ली? कांच की छड़। कैसे ले ली? ये हमने ले ली है कांच की छड़, जिसको किसके साथ में रब किया हमने? मेरे प्यारे दोस्तों, किसके साथ में रब किया है हमने? इस वाली छड़ को, कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े के साथ रब किया, तो उस पर एक प्रकार का आवेश आ गया होगा। इसी प्रकार हमने एक दूसरी छड़ लेते हैं और यह दूसरी छड़ हम क्या करते हैं? एक दूसरी छड़ हमने ये ले ली और इस छड़ को हमने किसके साथ में? कैट स्किन के साथ। और वो किसके लिए? हमने एबोनॉइट की। किसके लिए है? एबोनॉइट की। ये एबोनॉइड की ले ली। अब इस पे दूसरा प्रकार का आवेश आ गया। अब बताओ, यह कांच की छड़ है, ये एबोनॉइड की छड़ है, दोनों अलग अलग पदार्थों की बनी हुई है। जब दोनों अलग अलग पदार्थों की बनी है तो यह एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या आ जाती हैं? पास पास आ जाती हैं। तो ये पास पास आ जाती हैं, तो इस गुण को क्या कहा जाता है? आकर्षण का गुण। क्या कहा जाता है? आकर्षण का गुण। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, जो आवेश है वो दो प्रकार की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है। जब समान आवेश है, कैसा है? समान आवेश, यानी कि प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो यह एक दूसरे को मेरे प्यारे दोस्तों क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। यानी कि लाइक चार्जेज, यानी कि लाइक का मतलब समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अब जब असमान है, ये क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? असमान। असमान का मतलब है विपरीत। विपरीत को क्या कहते हैं? अनलाइक चार्जेज हैं। अनलाइक चार्ज का मतलब एक पॉजिटिव हो गया, मान लो एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। आप देखो, आकर्षित करेंगे। क्या करने वाले हैं? ये आकर्षित,
आकर्षित करेंगे। अब देखो प्यारे दोस्तों, अभी हमने प्लस माइनस कैसे रिप्रेजेंट किया, तो प्लस माइनस का ऐसा तरीका क्या है कि ये समान चार्ज, ये समान चार्ज का मतलब है कि यहाँ पर यह कांच की छड़ थी, यह कांच की छड़, दोनों कांच की छड़ों को पास पास लाते हैं, प्रतिकर्षित। यह एबोनॉइड की छड़ थी, यह एबोनॉइड की छड़, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित। लेकिन एक कांच की छड़ दूसरी एबोनॉइड की छड़ आकर्षित, एक एबोनॉइड की दूसरी कांच की छड़ एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करते हैं। दैट्स ऑल। आपको समझ में आया? तो देखो समान आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्योंकि कांच में छड़ पे एक समान आवेश, एबोनॉइड पे एक समान। यदि दोनों कांच कांच की छड़ें तो प्रतिकर्षित, दोनों एबोनॉइड की हैं तो प्रतिकर्षित, लेकिन एक कांच की है एक एबोनॉइड के, दोनों क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम, और आगे बढ़ते हुए क्या किया, एक नाम आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन आता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये क्या है, इन्हीं के नाम पे एक आवेश का मात्रक भी है, फ्रैंकलिन। ये मेरे प्यारे दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब देखो यह बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या था, इसने जो कांच के ऊपर, जब कांच को हमने किसके साथ में, रेशम के साथ, यह है रेशम, रेशम के साथ घर्षित किया, रगड़ा, क्या किया, घर्षित किया। अब देखो तो घर्षित किया तो इस पे एक प्रकार का आवेश आया, तो इस आवेश को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कह दिया, धनात्मक आवेश। और रेशम पे जो आवेश आया उसको क्या कह दिया, ऋणात्मक आवेश। क्या कह दिया, ऋणात्मक आवेश। इसका मतलब यह धनावेश बना और यह रेशम पे आया ऋणावेश। इसका मतलब प्यारे दोस्तों, जब आवेश उत्पन्न होता है तो दो समान, जब अगर पदार्थ है हमारे पास में, तो अभी देखा था क्या हुआ, लेकिन यदि हम दो अलग अलग पदार्थों को आपस में रब कर रहे हैं तो एक पे आवेश एक प्रकार का, दूसरी समान जो वस्तु घर्षित की है उस पर दूसरे प्रकार का आवेश आ जाता है। मान लो हमने इन दोनों को आपस में रब कर रहे हैं तो एक पे एक प्रकार का आवेश, दूसरे पे दूसरा प्रकार, और यह आवेश समान मात्रा में होता है। यह किसने बता दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसका मतलब प्यारे दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में, एक कैसा पॉजिटिव और एक कैसा होता है नेगेटिव। इसका मीनिंग है कि नेमिंग ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का नामांकरण किसने किया, तो नामांकरण करने वाला, आवेश का नामांकरण करने वाला, तो ये आवेश का नामांकरण, ये नामांकरण किसने किया, आवेश का नामांकरण किसने कर दिया, ये किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं, आवेश की हम क्या करते हैं, मात्रक के विमाओं के बारे में चर्चा करते हैं। आवेश का मात्रक, तो आवेश का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। यह कूलाम के ऊपर नाम पे बना है, लेकिन इसका जो मात्रक होता है, जो दूसरा मात्रक है उस वो क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर इनटू में क्या होता है, सेकंड। क्यों होता है, हम जानते हैं प्यारे दोस्तों, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में कितना होता है, टी होता है। तो क्यू अपॉन में टी, हम जब क्यू निकालते हैं तो यह आई इनटू में कितना बन जाता है, टी। आई क्या होती है यहाँ पर, धारा, विद्युत धारा, और ये क्या होता है, समय। अब देखिए यहाँ पर समय, धारा इनटू समय, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होता है, टाइम, टी होता है। तो यह क्यू का मात्रक आ जाता है ए इंटू टी, तो एम्पियर इंटू सेकेंड मात्रक आ जाता है। इसकी जो वीमा की बात करते हैं, डायमेंशन की बात करते हैं, तो वीमा क्या होती है, वीमा होती है मेरे प्यारे दोस्तों एम नॉट। देखो एम की पावर एम है नहीं, ए एल भी नहीं है यहाँ पर, तो एल नॉट, टी है, टी टाइम है, T1, और एम्पियर का कितना बनता है, A1। इसको हम दूसरे तरीके में इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसका मात्रक केवल A इंटू में टी भी, A1 इंटू में T1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए यह सदिश है या अदिश राशि है, इसका भी डिक्लेरेशन होना चाहिए। सदिश ऑब्लिक अदिश कई बार पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। आपको यह बात समझनी चाहिए। आवेश कई बार पूछा जाता है कि आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब देखो इसके अन्य मात्रक क्या है, अन्य मात्रक। अन्य जो मात्रक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सबसे पहला मात्रक ये ऐसा ही मात्रक है, तो इसका जो दूसरा मात्रक है वो सीजीएस मात्रक बनता है। और सीजीएस जो मात्रक है जिसको हम कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड मात्रक, जो सीजीएस मात्रक होता है वह क्या होता है, स्टैट कूलाम होता है। क्या होता है, स्टैट कूलाम।
ये कूलाम होता है। स्टेट कूलाम को ही फ्रैंकलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रैंकलिन। अब देखो, यह वर्ड फ्रैंकलिन किसको डेडिकेट किया गया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन को दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन था उसको यह नाम दिया गया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसी के आधार पर, उसी के नाम पर। अब देखो, इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है सीजीएस मात्रक के एमकेएस मात्रक में। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 1 कूलाम यानी कि 1 कूलाम, 1 कूलाम बराबर कितना होता है? 3 इंटू 10⁻⁴ कितना होता है? 6। 3 इंटू में 10⁻⁴, यहाँ पर जो वैल्यू बनती है वह कितनी बनती है? 9। 3 इंटू में 10⁻⁹ फ्रैंकलिन बनता है या स्टेट कूलाम? फ्रैंकलिन, या फिर इसको कहा जाता है 3 इंटू में 10⁻⁹ ESU। कितना बनता है? 3 इंटू में 10⁻⁹ फ्रैंकलिन, या फिर 3 इंटू 10⁻⁹ ESU। ESU क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई। क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युत इकाई। एक दूसरा मात्रक भी होता है, तो दूसरा मात्रक होता है चुंबकीय मात्रक जिसे कहा जाता है। तो कूलाम बराबर 1/10 क्या होता है? एब कूलाम। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? एब कूलाम, यानी कि 1/10 एब कूलाम, एब कूलाम, या फिर इसको बोला जाता है 1/10 EMU। आपको याद रखना है, EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। यानी कि यह कैसा मात्रक है? चुंबकीय। कैसा मात्रक है प्यारे दोस्तों? चुंबकीय। और यह कैसा है? विद्युतीय मात्रक होता है। आई होप आपको यह बात यहाँ तक समझ में आई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि आवेश की संकल्पना है कि आवेश होता क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ यह आवेश। तो आवेश की संकल्पना, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर आवेश की संकल्पना, यानी कि थ्योरी ऑफ चार्ज कैसे डेवलप हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे होता है आवेश, किस तरीके से? आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है, धर्म है, जो क्या करता है? छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को अपनी ओर आकर्षित करता है। या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्या करते हैं? दो वस्तुओं को लेते हैं। ये हमने एक वस्तु ले ली है और एक हमने वस्तु ले ली है ये वस्तु। आप ही बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें यहाँ पर Na होता है, Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है कितना होता है? 2 8 कितने होते हैं? 18 वाला, यानी कि 2 8 10 और एक फाइनल बाहर आउटर कोश में कितना बचा? 1। Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। 17 में करेंगे 2 8 कितना बनेगा यहाँ पर? 10 और कितने बनेंगे? 7 17, यानी कि आउटर कोश में कितना बचा है? 7। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्या करते हैं? आवेश की संकल्पना करते हैं। इससे पहले आप यह बताइए मेरे को कि यह कोई भी परमाणु है, यह है एक क्या है? परमाणु। बताइए, परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक। क्या होता है प्यारे दोस्तों? नाभिक। ये परमाणु के केंद्र में क्या है? नाभिक। अब बताइए, नाभिक के अंदर क्या रहता है? एक तो रहता है प्रोटॉन और एक रहता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं सर? तो इलेक्ट्रॉन है जो इसके आउटर कोश में क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो इसका आउटर कोश क्या बनेगा? ये, और इलेक्ट्रॉन रहते हैं यहाँ पर। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमें क्या करनी है? आवेश की संकल्पना देखनी है कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो ये बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप जरा गौर करिए, यह न्यूट्रॉन व प्रोटॉन दोनों नाभिक के अंदर होते हैं, जबकि बाहर परिक्रमा कक्षाओं में चक्कर कौन लगा रहा होता है? परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन। तो आप ये बताइए, जो बाहर चीज जो होगी वो सबसे पहले आउटर हो जाती है कि अंदर से किसी चीज को निकाल के बाहर फेंकना आसान होता है कि जो बाहर है उसको ही बाहर कर दिया जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट है, जो बाहर होता है वही आसानी से क्या चला जाता है? बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर हम इसको अगर जरा सा भी क्या करते हैं? थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाता है? निकल जाता है। यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो यह इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो देखो कैसे निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमें क्या करना है? इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो यह इलेक्ट्रॉन जो था यह यहाँ से क्या हो जाता है? बाहर होता है। तो सबसे पहले आवेश की संकल्पना, आवेश किसके कारण उत्पन्न होता है? केवल इलेक्ट्रॉन के, केवल
केवल किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। तो कोई कहे कि आवेश किसके कारण उत्पन्न होता है? केवल इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के कारण, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन आ जाता है या इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो या तो इलेक्ट्रॉन आएगा किसी पदार्थ के पास या इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो क्या होगा, हम इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। याद रखना, आवेश किसके कारण प्रोड्यूस होता है? केवल इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी कि इलेक्ट्रॉन के केवल एक्सचेंज के कारण, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण। किसके कारण? आदान प्रदान के कारण। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण। अब देखो, हमारे पास में एक दूसरा पदार्थ ये था, इसी के भी क्या होते हैं, प्रत्येक के न्यूट्रॉन प्रोटॉन और कक्षाओं में क्या लगा रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर। अब यदि मेरे प्यारे दोस्तों, दो वस्तुओं को आपस में रब किया हमने, इसको रब किया, इसको रब किया, रब करने पर एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दूसरा ग्रहण करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, वही तो दूसरे ने ग्रहण किया होगा। इसका मतलब है इनके पास जो आवेश होने वाला होता है, ऑलवेज भी संरक्षित रहता है। तो एक के इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे के पास जा रहे हैं तो समान मात्रा में दोनों पे आवेश आ जाता है। लेकिन एक के पास क्या आता है? धनावेश। एक के पास कैसा आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। तो किस पे धनावेश आएगा, किस पे ऋण आवेश आएगा, इसी को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हम इसको देखते हैं किस तरीके से। तो थोड़ा सा एक बार ठहरिए, विचार करिए। तो यहाँ पर हमारे पास में एक पदार्थ है जिसके नाभिक हमने ये बना लिया है, नाभिक है टोटल, या फिर इसको थोड़ा सा एक बार हम देखते हैं, ऐसे करते हैं आपको समझाने के लिए। मान लो ये हमारे पास पदार्थ है, इसके पास जितने प्रोटॉन हैं वो कितने हैं? मान लीजिए यहाँ पर 10 हैं। अगर प्रोटॉन 10 हैं तो इसके पास, इसको 10 को 11 ले लेते हैं, आसान रहेगा आपके लिए। कितने हैं? 11। तो इसके पास मेरे प्यारे दोस्तों इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे? 11। और न्यूट्रॉन की संख्या, अगर यहाँ पर यह है हमारे पास में क्या है? सोडियम है, 11 है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। तो यह कितना बनेगा हमारे पास में? 11 दूनी 22, कितना बन जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों? 12 न्यूट्रॉन बन जाएंगे। अब देखो, इसके पास में इसको हम ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है? 17, यानी कि इसमें प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। वह कितनी होगी संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी यहाँ पर? 17। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन की जो वैल्यू बनेगी वो भी लगभग कितनी बनेगी? 17 बन जाती है, या 18 बना देते हैं। 18 बनेगी, 35 होता है। अब न्यूट्रॉन से हमें कोई लेना देना नहीं है। एक्सचेंज किसका होता है मेरे प्यारे दोस्तों? केवल इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन का क्यों होता है? क्योंकि वह आउटर कोर्स में पाए जाते हैं, जिन्हें आसानी से एनर्जी देके क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। और वो पहला मेथड होता है घर्षण का। घर्षण जब घर्षित करते हैं दो वस्तुओं को तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन 11 हैं, यहाँ पर कितने हैं इलेक्ट्रॉन? सॉरी, यहाँ 11 हैं, यहाँ कितने हैं? 17 हैं। तो इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्या करते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन इसके आउटर कोर्स में देखते हैं, 2 8 कितना है? 1। होने कितने चाहिए थे? 8 है, कितना? 1। यहाँ पर देखते हैं 2 8 कितने 7, होने कितने चाहिए थे? 8 है, कितने? 7। यानी कि 1 की क्या है यहाँ पर? कमी है। यहाँ पर 1 की क्या है? अधिकता है। अब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसके स्थायित्व के लिए, यानी कि अपने स्थायित्व के लिए क्या होना चाहिए? आउटर कोश या तो पूर्णतः भरा होना चाहिए, पूर्णतः क्या होना चाहिए? रिक्त होना चाहिए। तो देखो, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिक है। यानी कि इसका जो आउटर कोश बनेगा उसको यदि हम बनाना चाहें तो किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से बनेगा। पहले में कितने बन गए? 2। दूसरे में कितने हो गए? 8। और जो बाह्यतम कोश है इसका, उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके स्थायित्व, ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर अकेला घूम रहा है। ये स्थायित्व होने के लिए, स्थायी होने के लिए यह क्या करता है? इसके बाह्यतम कोश में 2 8 18, यानी कि 2 8 और 8 होने चाहिए थे। 2 8 8 ये होना चाहिए था। अब देखिए, लेकिन इसके बाह्यतम कोश में कितना? केवल 1 है। या अपने कोष्टक को, अष्टक को पूर्ण करने के लिए या तो पूर्ण भरा होना चाहिए, पूर्ण रिक्त। तो पूर्ण भरे होने के लिए 7 रिसीव करना आसान रहेगा कि 1 को निकालना आसान रहेगा? तो 1 को निकालना आसान रहता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, यह यहाँ से 1 को निकाल देता है। तो जब यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। तो त्याग कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन देता कौन है? धनी। तो इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाता है? धन आवेश। कैसा आ जाता है प्यारे दोस्तों? धन आवेश। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है, त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसके ऊपर कैसा आ जाएगा? धन आवेश।
इधर देखिए इसके भाइतम कोष में कितने हैं, 7 है, होने कितने चाहिए, 8। अब ये अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए या तो 7 को त्याग दे या 1 को क्या कर ले, रिसीव कर ले, ग्रहण कर ले। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 को ग्रहण करना आसान रहेगा कि 7 को त्यागना, तो 1 को ग्रहण करना आसान रहेगा। तो यहाँ पर यह क्या कर लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और यह 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता, रिसीव करता है, तो यह क्या बन जाता है, यहाँ पर ये कैसा बन जाता है, ऋण आवेश। कैसा बन जाता है, ऋण आवेश। ये ऋण आवेश। धनावेश कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ऋणावेश कब बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करेगा। कैसे, अब देखो यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या पे कोई फर्क नहीं, प्रोटॉन की संख्या अभी भी कितनी रहेगी, 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। न्यूट्रॉन की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो जो वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो कैसा आवेश बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। यहाँ पर देखो पहले इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन कितने थे, 11, अभी भी 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10, और यहाँ पर ये कोई फर्क नहीं है, न्यूट्रॉन 12। तो बताइए प्यारे दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो Ne का वैल्यू है वह प्रोटॉन से क्या हो गया, कम हो गया। तो इस कारण से प्रोटॉन होता है धनावेश, धनावेश का मान बढ़ गया, तो यहाँ कैसा आवेश हो गया, प्लस आवेश हो गया, धनात्मक आवेश हो गया। तो यानी कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उसके पास कैसा आ जाता है, धनावेश। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उसके पास क्या आ जाता है, ऋणावेश। दो चीजें। अब देखो दाता कौन है और ग्राही कौन है। दाता कौन है, देने वाला, डोनर कहलाता है। ये एक्सेप्टर कहलाता है, जो रिसीव करता है। यानी कि डोनर कौन होता है, धनावेश, रिसीवर कौन होता है, ऋणावेश। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट और आपको बता देते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेश कैसे किया जाता है। यानी कि आवेशन के प्रकार, आवेशन के प्रकार, आवेशन के प्रकार, यानी जिसे कहा जाता है मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। देखो क्या होता है, मेथड ऑफ चार्जिंग कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन से वो प्रकार हैं प्यारे दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं, पहला होता है घर्षण। क्या होता है, घर्षण, यानी कि जिसको कहा जाता है फ्रिक्शन। नेक्स्ट हमारे पास होता है, दूसरा जो प्रकार होता है हमारे पास में चालन। क्या होता है, चालन। चालन का मतलब होता है कंडक्शन। क्या होता है प्यारे दोस्तों, कंडक्शन। और तीसरा होता है हमारे पास में, उसे कहा जाता है प्रेरण। क्या कहा जाता है, प्रेरण। प्रेरण का मतलब होता है इंडक्शन। देखिए ये दो जो मेथड हैं ये बाय कॉन्टैक्टिंग क्या होती हैं, बाय कॉन्टैक्टिंग, यानी कि छुए, इनको एक वस्तु को संपर्क से क्या होता है, संपर्क में लाना पड़ता है। वस्तुओं को क्या करना पड़ता है, संपर्क में लाना पड़ता है। जब एक दूसरे वस्तुओं को संपर्क में लाएंगे, ये बिना संपर्क के, विदाउट कॉन्टैक्टिंग, यानी कि बिना संपर्क के, बिना संपर्क के। तो देखो मेथड ऑफ चार्जिंग, घर्षण, चालन और प्रेरण। प्रेरण हमारे इस समय सिलेबस में है नहीं, घर्षण और चालन है। बहुत ही आसान है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, और बहुत ही शानदार तरीके के टॉपिक है जिनमें आप अगर लगातार जुड़ोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। फिजिक्स बाय लोकेश सर हमारा चैनल है, आप वहाँ जाके विजिट करें। बहुत सारे MCQs जो एग्जाम में आने वाले उन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार है। और नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि जो आवेश के गुणधर्म हैं वो क्या क्या हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जिन्हें कहा जाता है आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म, एक होता है आवेश का संसूचन कैसे किया जाता है जिसको विद्युतदर्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युतदर्शी। इलेक्ट्रोस्कोप जिसे कहा जाता है, ये एक डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, आवेश का पता लगाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका मोस्ट वेलकम किसके ऊपर, फिजिक्स बाय लोकेश सर। क्लियर है, तो वहाँ हम मिलते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो आप वहाँ से और भी क्वेरीज, और वहाँ कम्युनिटी पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं रोज़ जिनसे आप अपनी तैयारी में बहुत अच्छा बेहतरीन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।
क्लियर है दोस्तों? वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।